डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। पहलगाम वाक़े के बाद पिछले 10 दिनों से पाक भारत ताल्लुकात कशीदा हैं और पाकिस्तान इस खदशे का इजहार कर रहा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और साथ ही साथ दुनिया को आगाह भी कर रहा है कि अगर भारत ने किसी भी किस्म की कोई जारहियत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दोनों ममालिक में दर्जा हरारत कम करवाने के लिए अमरीका भी मुतहरिक है। आलमी ताकतों के दबाव के बायस जंग के बादल थोड़े छटने तो शुरू हुए हैं, तहम इस खदशे को रद्द नहीं किया जा सकता कि भारत फेस सेविंग के लिए कोई भी हिमाकत कर सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदलती हुई सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी और इस वक्त जब हम जंग के दहाने पर हैं, इसमें मुत्तफ़िका लाएअमल के लिए क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना वक्त की जरूरत नहीं? इन तमाम मामलात को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील कबूल साहब। बहुत शुक्रिया नबील साहब आपके वक्त का। सर, इंडिया और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और बार बार गाहे बगाहे इंडिया की तरफ से कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करके नया इल्जाम जो पाकिस्तान पर लगता है, आपको लगता है कि सियासी फवायद भारत हासिल करना चाहता है, अपनी ही कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान अब करे क्या? क्योंकि ये तो सिर्फ आदत उसकी बन चुकी है। अब देखिए, भारत और मोदी जो काम कर रहे हैं ना, ये जिस तरह एक टहनी पे बैठकर खुद बंदा अपने जो है ना गिराने के लिए वो टहनी को काट रहा है, और यही चीज़ हुआ है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद जो है ना, आप देख लेना कि इंटरनेशनली, ख़ासकर अब इंटरनेशनली भी ये माना जा रहा है कि मोदी ने 10 मिनट के अंदर एफआईआर काटा और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और साबित यानी कोई चीज़ नहीं हुई, उनके पास सबूत कुछ नहीं। वो अपनी फेलियर को, जो कि आप देखें ना कि 150 किलोमीटर दूर एलओसी से पहलगाम है, वहाँ पर ये दहशतगर्द पहुँचे कैसे और दहशतगर्दों किसी ने रोका नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ये मोदी का अपना चाल है। मोदी ने जो ये आर्टिकल 370 लगाया उसको बचाने के लिए और अपने हुकूमत को और अपनी पार्टी को अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए पाकिस्तान के साथ ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जंग करने के इनके पूरे इरादे थे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, जिस तरह हमारी हुकूमत ने जवाब दिया और हमें हमारे सिपह सालार ने जवाब दिया, हमारी फ़ौज ने जवाब दिया और तैयार खड़े रहे कि ये जैसे ही आते तो ये आते अपने मर्ज़ी से, जाते हमारी मर्ज़ी से। तो ये इनको पता है कि ये पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर सकते। तो ये एक सोशल मीडिया और एक इनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये पागल हो गई है और दुनिया के सामने इनका पोल खुल गया है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एक पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वर्जन को उठाती है जो गवर्नमेंट चाहता है, और गवर्नमेंट ने, मोदी ने बाकायदा इसका 1 साल पहले प्लान किया था इलेक्ट होने के बाद ही, और इन्होंने उसी वक्त से ही मीडिया के ऊपर काम किया और मीडिया को जो है इस तरीके से लालचें दी कि ये आप जिस दिन ये होगा, और करवाया भी खुद मोदी ने, ये हमला भी खुद मोदी ने करवाया। और यही लोग कहा आज क्यों नहीं इतने दिन हो गए ये दहशतगर्द पकड़े गए? दहशतगर्द नहीं पकड़े गए। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती तो आपको पता है कि जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस पे हुआ, फौरी तौर पर उस पर एक्शन हुआ और पता चल गया कौन है और उनको फिर उनको एलिमिनेट भी किया गया। इसी तरीके से केपीके में भी जब भी होता है फौरी तौर पर जो है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। इनके पास एक ही सिर्फ हथियार है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना। बिल्कुल सही। सर, पाक भारत कशीदगी ऐसा मामला है जिस पर दुश्मन के साथ कौमी यकजहती के साथ आवाज़ जानी चाहिए थी, लेकिन सियासतदान कौमी यकजहती का पैगाम तो देते हैं लेकिन अगले ही जुमले में सियासी मुखालिफ को लताड़ भी देते हैं, और कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है। नहीं, देखिए, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है और पाकिस्तान की जो स्टेट का ज़िक्र आता है और कौम, आप देखें, आप इत्तेफाक आप देखें कौम का, कि इस वक्त सेनेट के अंदर भी जब ये करारदाद पास हुआ तो सारी जमातों ने उसकी हिमायत की। कौमी असम्बली का परसों इजलास है, उसमें भी इंशाल्लाह हमारा पूरा ये इरादा है कि मंडे वाले दिन जो है रेजोल्यूशन हम पेश करेंगे, और आप देखेंगे सारी जितनी जमातें वो एक पिच पर है। इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान के लिए सब पाकिस्तानी हैं, जितनी जमातें हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो, उन सबको एक ही पिच पे मैं देख रहा हूँ, वो आज भी हैं और इत्तेफाक राय है। बिल्कुल, ये अगर आपने ये सवाल किया कि इत्तेफाक राय क्यों नहीं है, बिल्कुल इत्तेफाक राय है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके ऊपर केसेस हैं या जिनके ऊपर जो जेल में हैं उनको इस हवाले से जो है बाहर रिलीज़ कर दिया जाए
क्योंकि कौमी इत्तेफाक राय बनानी है। वो तो देखिए जो उनको सज़ाएं हैं वो तो कोर्ट ने दी हैं, गवर्नमेंट ने नहीं दी हैं, तो वो कोर्ट से रुजू करे। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस भारत के इस जो हमला पाकिस्तान के ऊपर भारत ने किया है, यानी इल्ज़ामात के तहत हमला, वैसे वो कर नहीं सकते, सिर्फ ज़ुबानी हमला जो वो कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसने कौम को मुत्तहद कर दिया, इसने हर पार्टी को मुत्तहद कर दिया है। तो इत्तेफाक राय तो इस बात पर तो है कि अगर भारत ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल सही। सर, एपीसी नहीं बुलाई गई, तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि जब भी कोई अहम कौमी मामला होता है तो वो या तो ब्लैकमेल करती है अपनी बानी के लिए, लेकिन अब इन कैमरा इजलास की जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है कि प्रॉबेबली मई के पहले हफ्ते के अंदर ही ये कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाएगा। आपको लगता है कि वाकई बानी पीटीआई को कंसल्टेशन के लिए, बिकॉज वो एक पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं, उन्हें मौका देना चाहिए था? जो तहरीक इंसाफ कह रही है इस मामले पर तो एटलीस्ट उन्हें सुनना चाहिए था। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात की मुखालफत नहीं करूँगा। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिक्र आती है तो एक बड़ी पार्टी है पीटीआई, और अगर वो अपनी बानी को सुनना चाहते हैं, पीटीआई के लोग ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये कोई गलत डिमांड नहीं है मेरी नज़र में। और एपीसी जो है वो चाहें तो, अगर वो उनको जेल से नहीं निकाल रहे हैं, अडियाला जेल से निकालने में कोई ख़तरा है तो अडियाला जेल के कोई इर्द गिर्द बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पर क्वार्टर्स हैं, मैंने देखे हैं, या हॉल्स हैं या लॉन है, वहाँ पर ही एपीसी बुला ले, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, सेनेट में ताज हैदर मरहूम की नशस्त पर तो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो सानिया निश्तर की नशस्त है इस पर इलेक्शंस का नामो निशान नहीं। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि अक्सर जो काम तहरीक इंसाफ के साथ हो जाता है वो लोग आपकी जमात के साथ भी हो जाता है और पीपल्स पार्टी अक्सर खामोशी रहती है। नहीं, बिल्कुल, देखें, कोई किसी से बालातर नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं ताज हैदर साहब मरहूम की सीट पर, तो सानिया निश्तर का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी जो है इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखें, हम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, अलायंस में हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट नहीं हैं। तो मैं सिर्फ यही प्राइम मिनिस्टर को कहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्शन जो है उनकी सीट पर नहीं हो रहा। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि निगरान दौर में ये नहरों वाले मामले की मंजूरी दी गई और तब सदारती महल पर आरिफ अलवी साहब का कब्जा था, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि उनके पास तो ऐसी कोई फाइल आई नहीं। और जो खबरें इससे पहले आती रही हैं जिस पर नून लीग स्टैंड लेती रही है वो ये था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद इसकी मंजूरी दी थी एक मीटिंग के अंदर। तो फिर आप लोग इसका मलबा पीटीआई पर सर क्यों गिराना चाहते हैं? नहीं, देखिए, कनाल का मामला, अव्वल तो ये कि प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे। उनको अगर ये दिया गया है, ब्रीफिंग दी गई है, तो उसके बारे में पहले पार्टी जो है वो वाजे कर चुकी है कि एतराज़ तो सबसे पहले, देखें, प्रेसिडेंट जरदारी ने अपने कौमी असम्बली के इजलास में जो मुश्तरका इजलास था उसमें एतराज़ उन्होंने अपने स्पीच में किया, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एहतजाज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही इस एहतजाज की वजह से ये आज कैनाल का काम रुक गया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं करती तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रोडों को ब्लॉक करके, सड़कों को ब्लॉक करने वाले जो यहाँ सिंध के अंदर है, क्या इनके एहतजाज से रुका है? इनके एहतजाज से नहीं रुका है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साफ तौर पर वाजे कहा है कि अगर ये कैनाल का काम नहीं रुका तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। तो उसके वजह से जो है ये कैनाल का काम रुक गया। बिल्कुल सही। सर, इस पूरे मामले के अंदर जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बना है, ये बात तो बड़ी तय थी कि सबूत हम फराहम करते रहे, कुलभूषण से लेकर और जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जाफर एक्सप्रेस को लेकर के भारत इसमें मुलव्वस रहा। होना तो यही चाहिए था कि इसे पहले से ही हम उजागर इतना करते कि इस स्टेज तक ना पहुँचते, लेकिन आपको लगता है हमारे सिफारतकारों ने और हमारी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी डिप्लोमेसी लेवल पर ठीक थी कि हम भारत का मकरू चेहरा किसी ना किसी तौर पे तो दिखाते? मैंने आपको पहले कहा ना, भारत का मकरू चेहरा भारत ने खुद दिखा दिया दुनिया को। आज उनको अमेरिका से क्यों सपोर्ट नहीं है? आज उनको वेस्टर्न कंट्री से क्यों सपोर्ट नहीं है? वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे बगैर प्रूफ के, बगैर सबूत के। सबूत दे तो फिर देखें ना, हमने तो ये यहाँ तक कहा है कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें, पाकिस्तान इस इंक्वायरी में पूरा साथ देगा आप लोगों को।
आप इंक्वायरी करें, आप यूनाइटेड नेशन से इंक्वायरी करवाएं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को जो है हमारे एम्बेसडर मिले हैं, उनको भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप इंक्वायरी करें। इंक्वायरी में ये आते नहीं है, ये इसलिए इंक्वायरी में नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो है पोल खुल जाएगा। तो मैं समझता हूँ मोदी ने अपनी सियासी कैरियर का सबसे गलत जो है ना जो वार किया है या जो खेला है इनिंग, वो यही है कि इसमें आप देखें इंडिया के अंदर भी अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आप अपना जब हिफाजत नहीं कर सकते हैं, अपने इलाके की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं और बगैर सबूत का। अब तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी, यही वजह है कि आप देखें मोदी जो है वो बैकफुट पे चला गया। अच्छा सर, अब आप मोदी की खामोशी देखें। जुड़ा सवाल सर, मैं आप चाहूंगी कि आप इसको भी जरा रिस्पॉन्ड कर दें। इंडिया हमारे पानी पर नजर रखे हुए है, सिंतास वाला मामला आप जानते ही हैं, आपका भी नहरों वाला मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल तक पहुंच के आपकी मर्जी का हो गया है। कालाबाग डैम से 6 नहरों के मसले तक हर जमात को कोई ना कोई मसला होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम अपने मफादात और अपने मसले और पानी का मसला हल कर लें ताकि पानी संभालें तब सिंतास की तरफ जाए? नहीं, हमने तो अपना मसला हल कर दिया ना, हमने तो कनालों का मसला हल कर दिया। कालाबाग डैम का भी रिजेक्ट कर दिया था, पहले ही असेंबलीज ने रिजेक्ट किया। कालाबाग डैम भी जो है वो ज़ाहिर है वो एक हिस्ट्री बन गई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले हम अपने कनालों के ऊपर, लेकिन जो भारत से आ रहा है वो भी तो इंडस ही है ना, वो भी हमारी पानी है। अगर भारत उसको रोकने की कोशिश करेगा तो हमारी गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि इट मीन्स वॉर। तो ये अगर आप देखें रोकने की कोशिश करने पर हम समझते हैं पाकिस्तान भारत पर हमला करना चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ इस बात पर हमला करना चाहिए भारत के ऊपर जब अगर इन्होंने पानी रोका, क्योंकि पानी देखें ना, पानी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत है। हमारी पानी को रोकेंगे तो वो जंग का ऐलान करेंगे। इससे पहले कि भारत हम पर हमला करे तो पाकिस्तान तैयार है। और मैं तो यही कहूँगा जब ऐसी कोई हरकत हुई तो पाकिस्तान की फ़ौज जो बॉर्डर्स पे बिल्कुल अलर्ट खड़ी है वो अंदर घुसे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर राहसान पीपल्स पार्टी नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पानी का मसला हमारे यहाँ हल हो ना हो, लेकिन सिंतास पे पाकिस्तान कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये बात तो तय है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब आपके वक्त का। सर, पहलगाम वाक़े के बाद शहबाज शरीफ ने गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए कहा और दुनिया भी हमें तहकीकात में ताउन का कह रही है, लेकिन सर ना तो भारत की जानिब से तहकीकात का कहा गया, ना ही कोई ताउन की तरफ निशानदही कराई गई और उल्टा बराह रास्त हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और धरा जा रहा है। आपको लगता है कि हुकूमत जो राब्ते कर रही है उससे कहीं ना कहीं हम दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि भारत भी रिस्पॉन्सिबल है? पाकिस्तान के पास एक बहुत नादिर मौका है कि हिंदुस्तान की सफारती साख जो पहले ही बहुत तो एक फैसला कुन नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और वो इसी वजह से है कि एक तो चंद साल पहले से आपको मालूम है कि अमेरिका और कनाडा में हिंदुस्तान ने कत्ल करवाए हैं। पाकिस्तान ने भी ये केस जो है उनके सामने पेश किया है दुनिया के सामने। तो लिहाजा, और खासतौर पे कनाडा के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं इसके ऊपर कि उन्होंने आकर ये कहा कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। दूसरे ममालिक में आपको मालूम है उन्होंने सिखों के कत्ल में हिंदुस्तान मुलविस जो है पाया गया, उस पर केस चल रहे। तो ये भी एक वजह है कि इस दफा हिंदुस्तान जिससे पिछले ऐसे वाकयात जैसा भी पहलगाम में हुआ है, उसको एक ऑटोमेटिक सी मदद मिल जाती थी दुनिया से, दुनिया उसकी तौसीक कर देती थी। इस दफा तौसीक नहीं हुई, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काकूल स्पीच में वाज़ेह ऑफर की कि हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, तो ये जिसे कानून की जुबान में कहते हैं कि ये क्लीन हैंड्स ऑफर है कि भाई हमारे हाथ साफ है, आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, जो उसका नतीजा आएगा हम उसको मान लेंगे, अगर वो न्यूट्रल होगी। बल्कि जो है आप DGISPR ने उसे कहा कि न्यूट्रल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो न्यूट्रल, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। तो उससे भी उस पाकिस्तान ने दुनिया को सिग्नल दिया है कि हमारा पुलवामा वाक़े से ना कोई ताल्लुक था और ना है। तो हिंदुस्तान के ऊपर अब सारा बारे सबूत है कि उसने ये साबित करना है कि जिस जंगी जनून को वो लेकर चढ़ दौड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, क्या उसके पीछे कोई हकायक भी है या नहीं है। कि पानी जो है वो सबके लिए इतना हसास है कि आज तक
कम जंगों में पानी के मामले को जो है लेकर आई है कोई हुकूमत। तो इन तीनों वजूहात की वजह से हिंदुस्तान की जो सफारती साख थी वो मुतासर है, वो बैकफुट पर है, और इसीलिए 11 दिन जंग का ड्रम बजाने के बावजूद जो है वो कोई पेशरफ ना ही सफारती सतह पे ना ही अस्करी सतह पे कर। बिल्कुल सही सर। ये बताइएगा कि इस माहदे पर इंडिया सिंध तास माहदा वैसे तो मुअत्तल कर चुका है और इसहाक डार साहब कह भी चुके हैं कि जो मुतलका फोरम से बेहतर है वहाँ पर जाया जाए। तो अगर भारत एक तरफा तौर पर वहाँ पर जाता है और तरमीम की ख्वाहिश का इजहार करता है तो क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है कि इस मामले को हम कैसे डील करेंगे? जी नहीं, ये अगर आप सिंध तास माहदा पढ़ें, अब उसको 1960 से वो बुक्स पर मौजूद है, 65 साल हो गए। उसमें वाज़ेह तौर पर है कि उसकी कोई भी शिक जो है उसको दोनों फरीकैन की रजामंदी के बगैर बदला नहीं जा सकता। एक फरीक जो है वो इजहार कर सकता है कि मुझे इसमें तरमीम करनी है, लेकिन अगर दूसरा फरीक तैयार ना हो तो फिर तरमीम नहीं होगी। और इस वक्त जो है अगर जो पाकिस्तान के भी कुछ तहफुजात हैं, जो हमारी दरिया है उनके जो माहौलियाती सस्टेनेबिलिटी है, यानी उनका जो सर्वाइवल है, वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त तो शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान का स्टैंड यही होना चाहिए कि हम इंडस वाटर ट्रीटी में किसी किस्म की किसी तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। अगर कभी मुस्तकबिल में हालात बेहतर होते हैं और दोनों ममालिक का आपस में इत्मीनान बहाल होता है फिर इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो पाकिस्तान इस पर उसके ऊपर जो अभी मौजूदा सूरत है इसकी 1965 से 1960 से चल रही है, हमें उसके ऊपर इसरार करना चाहिए कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो। अच्छा सर, पाक भारत कशीदगी एक ऐसा मसला है जिसपे टेक्निकली तौर पे तो पूरी कौम को मुत्तहद होना चाहिए और है भी, लेकिन सियासतदान कुछ मुत्तहद दिखाई नहीं देते, क्योंकि अगर मुत्तहद होने का नारा लगाते हैं तो दूसरी जानिब थोड़ा सा एक दूसरे को लताड़ भी देते हैं। और हुकूमत इस चीज़ का बुरा मनाती है कि अपोजिशन के पास जवाब नहीं है, और अपोजिशन ये कहती है कि आपके छापे और गिरफ्तारियाँ तो वैसे ही जारी हैं, मुलाकात आप लोग करने नहीं दे रहे, तो हम लोग मुत्तहद कैसे हों? जी, तारीख बड़ी जालिम है। 2019 में जब हिंदुस्तान ने बालाकोट वाला हमला किया तो मुस्लिम लीग नून के आज के सदर और उस वक्त के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर बड़ी सराहत से कोई शर्त नहीं लगाई, कोई ये नहीं कहा कि हमें मिलने दें। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। अगर तो ये आज की जो अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान के साथ संजीदा है और पाकिस्तान की सलामती के मामले में संजीदा है, तो वो भी गैर मशरूत ताउन पेश करेंगे। सियासत का बहुत वक्त है, हम कर लेंगे एक दूसरे के साथ जो भी हमने इख्तलाफात भी करने हैं, हमने जो है वो आपस में जो है लड़ाई भी करनी है, लेकिन ये वक्त नहीं है ऐसे इशूज को रेज करने का, जबकि अदालत के हुक्म के मुताबिक जो है वो मंगल और जुमेरात को बाकायदा से मुलाकात हो रही है। अब ये जो एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सलामती जो है वो खतरे में है, हम इस पर बहस करते रहे कि किसको इजाजत मिली और नहीं मिली, ये मुनासिब तरीकेकार नहीं है और ये संजीदा तरीकेकार भी नहीं है, और ये जाहिर करता है कि उनके लिए जो उनकी सियासत है वो पाकिस्तान की सलामती पर फोकियत रखती है। बिल्कुल सही। और अगर इंडिया कोई जारहियत करता है तो आपको लगता है कि इस मामले पर एपीसी बुलानी चाहिए, और जिस तरह ऑपोजिशन डिमांड कर रही है कि बानिए पीटीआई को उसमें शामिल किया जाए, उनकी राय को लिया जाए, या फिर एक वीडियो मीटिंग या वीडियो लिंक के जरिए उन्हें शामिल कर लिया जाए, तो क्या ऐसी कोई सोच पाई जाती है या कोई ऑप्शन मौजूद है? जी, बानी पीटीआई जब चेयरमैन थे तो 3 कौमी सलामती की मीटिंग, जिनमें 1 फरवरी 2019 में थी और बाकी 2 2021 में थी, तीनों में मैं खुद मौजूद था। वो तो बतौर वजीर आजम कौमी सलामती की मीटिंग में आने से जो है नहीं आए थे, वहां से मफरूर हो गए थे, और हम वहां बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की अफवाज वहां बैठी हुई हैं और वजीर आजम वहां मौजूद नहीं है, और ये 3 दफा हुआ, 1 दफा नहीं हुआ। तो लिहाजा अगर बतौर वजीर आजम उनके बगैर कौमी सलामती के मामला डिस्कस करके डिसाइड किए जा सकते हैं, तो आज तो उनके पास कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा इशू ये है कि जो कंसेंसस चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट में एक बहुत तवाना करारदाद पेश हुई है, और बहुत जल्द मेरी तवक्को है कि वज़ीर आज़म जो है वो एक मुश्तरका सेशन बुलाएंगे या कौमी असेंबली को सेपरेटली कॉल करके कौमी असेंबली से भी वैसी ही करारदाद इंशाल्लाह तवाना करारदाद हासिल करेंगे, जहां पीटीआई एक बहुत बड़ी छोटी तादाद नहीं है उनकी कौमी असेंबली में, तो बड़ी तादाद में मौजूद है,
उनके ऊपर ये बारे सबूत है कि वो आए और पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामले में अपनी संजीदगी साबित करें। बिल्कुल सही। मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है खुर्रम साहब वो पीटीआई के हक में आया है, लेकिन इल्ज़ाम ये है कि आपने 26वीं तरमीम के जरिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है इस केस को मुकर्रर करने का, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि नशिस्तें किसी भी हालत में पीटीआई को ना मिलें। किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा, और आपको नहीं लगता कि जिस तरह कहा जाता है ये जोर और जबर की सियासत है? जी, लेकिन कानूनी हैसियत ये है कि पीटीआई नाम की कोई जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लिहाजा उनको नशिस्तें नहीं मिल सकती, सीधी सी बात। तो लिहाजा ये इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ा फैसला है। मेरी तवक्को ये है कि उसके ऊपर कोर्ट जो है, अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है, वो तफसीलन इस पर बात करेंगे। इसमें पाकिस्तानियों के जो बुनियादी हकूक हैं उनका भी इशू है, वो भी उठाया जाएगा। और दूसरे जो मामलात, उस वक्त की जो बहुत तनाव वाली अदालती सूरत हाल थी जिसमें ये फैसला आया था, तो अब जबकि हम कह सकते हैं कि कूलर हेड्स आर नाउ अवेलेबल, तो इस सारे मामले को ठंडे दिल से कानून के मुताबिक सोचकर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर फैसला देगा। बिल्कुल सही। सर, आप वजीर तवानाई भी रहे हैं और कल शहबाज शरीफ साहब ने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट होगी, जिससे मुसाकती बुनियाद पर बिजली की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। हुकूमत सोशल मीडिया इश्तहारात के जरिए मुबारकबादें तो दे रही है कौम को और ये भी बता रही है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि महंगी दरामदी ईंधन वाली बिजली नहीं, अगर आप मुल्की वसाइल से सस्ती बिजली दे रहे हैं तो कौम सवाल पूछती है उस प्रोजेक्ट साहिवाल कोल प्रोजेक्ट का क्या हुआ? उसके बाद जिन्होंने फर्नेस ऑयल के मंसूबे किए वो कौन लोग थे? गर्दिशी कर्जों का ना ख़त्म होने वाला जो सिलसिला शुरू हुआ उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? कैपेसिटी पेमेंट्स वाला मामला, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जी, तो जरूर बात होनी चाहिए। और जिस वक्त साहिवाल का ये फर्नेस ऑयल कोल पावर्ड प्लांट है, जब 2013 और 14 में ये बनाया गया था तो पूरी दुनिया में सबसे कम लागत कोयले से चलने वाले प्लांट्स की थी। उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि 2022 या 23-22 में रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर देगा और वो कोयला जो दुनिया का सस्ता तरीन ईंधन था, कीमत 4 गुना तक जाएगी, क्योंकि रशिया ने वो मार्केट रोक दी थी। तो उस वक्त के लिहाज से तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड थे और आज भी वो जस्टिफाइड है। अब कोयले की कीमत दोबारा जो है वो अपनी एक लोअर सतह पर आ चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जरूर करें, लेकिन ये जो कोशिश है हुकूमत की कि वो एक मार्केट कायम की जाए, इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको भी होगा और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को होगा, जो जिनको पूरे मुल्क में जहां से भी सस्ती बिजली उसको खरीद सकेंगे। और सिर्फ उन्हें, आपके नाज़रीन को समझाने के लिए, उन्हें सिर्फ जो है वो बिजली की ट्रांसमिशन के चार्जेस देने होंगे, बिजली कहीं से भी खरीद सकते हैं। इससे तो यही है कि जब एक कंपटीशन पैदा होगा, इस वक्त चूंकि पाकिस्तान में बिजली खरीदने वाला और सप्लाई करने वाला एक ही यानी हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जो कि हुकूमत पाकिस्तान है। जब मुसाबकत होगी, कंपटीशन होगा, तो इससे तवक्को ये है कि जो जनरेशन कॉस्ट है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। बिल्कुल सही। सर, ये बताइएगा, नहरों के मामले पर नून लीग को पिसपाई इख्तियार करना पड़ी। सवाल ये है कि अगर पता था कि इस मामले से पीछे हटना है तो फिर इतना जोर क्यों लगाया गया, एक तरफा फैसले क्यों हुए? और सवाल ये है कि अब चोलिस्तान की नहर तो नहीं बन रही, तो फिर आप चोलिस्तान की सैराकोप सैराब किस तरह करेंगे? किस तरीके से ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा? जी, हमें चोलिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब करना है और इसमें आई थिंक मुशावरत से ज्यादा जो पूरे इशू के मामलात थे, मुस्लिम लीग नून ने एक सोची समझी पॉलिसी के तहत इस सारे इशू को सियासत में नहीं घसीटा, लेकिन हमें फिर सियासत का सामना करना पड़ा। तो लिहाजा ये एक सबक है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो मीडिया स्ट्रेटजी है वो उतनी ही अहम है जितनी उनकी एक्चुअल प्लानिंग। और ये मामला जो है, जो कि वफाक और सिंध का बन गया, असल में तो सिंध और पंजाब था, वफाक का कोई पानी नहीं है पाकिस्तान के आइन में या कानून में। तो अगर, और ये भी एक हकीकत है कि अगर कोई सूबा अपने पानी के हिस्से में से डाइवर्ट, पूरा हक हासिल है। असल जो क्राइसिस था, जो शायद हम बतौर जमात एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि पूरे मुल्क का पानी कम हो रहा है, सिर्फ सिंध का पानी कम नहीं हो रहा। पब्लिश्ड नंबर्स हैं कि पंजाब में और सिंध में 30 से 35% पानी की कमी हो चुकी है कुछ साल पहले के मुकाबले में। जिस बुनियाद के ऊपर 1991 का वाटर रिकॉर्ड हुआ था,
उससे तो पानी जो है माहौलियाती तब्दीली की वजह से बहुत कम हो चुका है। तो एक बेहतर तरीका यही है कि ना सिर्फ इस नए माहौलियाती तब्दीली वाले इशू के ऊपर नई वाटर रिकॉर्ड की जाए, नए पानी का एस्टिमेट किया जाए, और उसमें फिर अगर सूबा अपनी को मर्जी से डाइवर्ट करता है तो उसको उसका पूरा कानूनी हक हासिल। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका और आपके वक्त का। देखते हैं अब मजीद हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी ऑपोजिशन को लेकर और मुल्की मामलात को लेकर। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और कानूनदान हैं अबूजर सलमान न्याजी साहब। बहुत शुक्रिया अबूजर साहब आपके वक्त का। सर, एजाज चौधरी की 9 मई की केसेस में जमानत हो गई है, लेकिन और कितने केसेस हैं जिसमें जमानत बाकी है, और हम एक्सपेक्ट करें कि बाकी सीनियर रहनुमा भी जल्द हमें बाहर नजर आएंगे? देखें, जमानत होना चले अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है जो एक एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, जिसको अब्यूज किया जा रहा है, जिस तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका मकसद सिर्फ एक है कि इंश्योर करना है कि कुछ लोगों को हमने उनकी कॉन्टिन्यूस इनकार्सरेशन रहे, वो जेल में रहे, वो बाहर ना आए। एक मुकदमे में बेल हो या अपील अलाउ हो तो दूसरे में रोप इन कर लो, अरेस्ट कर लो, उसको पता भी ना हो, जैसे खान साहब के साथ हुआ। 4 दफा उनके सेटिसाइड हुई, उनके खिलाफ जो कन्विक्शन थी, उनको बेल बहुत दफा ग्रांट हुई, लेकिन पता क्या लगता था जी नए केस में अरेस्ट है। यही चीज शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुई, जब वो साइबर केस में छोड़ा गया, उनकी अपील अलाउ हुई, लेकिन वो अरेस्ट हो गए किसी और केस में। फिर यही चीज अब आपने एजाज चौधरी साहब के साथ देख ली, उनकी बेल तो हो गई, लेकिन बहुत सारे केसेस में उनको अरेस्ट किया गया हुआ है। आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के एक तो पुराने दोस्त इकट्ठे हुए हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए राब्तों का दायरा वसी करेंगे। फिर वो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा चूंकि अमेरिका में मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने आज एक मैं क्लिप भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि शायद वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी उनकी सनम जावेद की तरह अदालतों के बाहर से होती है, और लंदन अमेरिका प्रोटोकॉल के साथ सफ़र नहीं करते। इमरान खान को आप लोग बेच रहे हैं और उनके नाम पर पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये फंडिंग कहाँ जा रही है, इसका हिसाब होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं, लेकिन साथ में एक बात कर दूं यहाँ पे, जिसने इस पार्टी के लिए जिसने कुर्बानी दी है वो हमें पता है। बेशक वो सलमान राजा साहब हो, वो जो भी हो, बड़ी कुर्बानी दी है, और उस वक्त खान साहब के साथ खड़े रहे हैं जब सब लोग छोड़ गए थे, और वो वक्त आसान नहीं था। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिसका दिल करता था उसको नॉमिनेट करके 9 मई में डाल दिया जाता था, उसको उठा लिया जाता था, अगवा कर लिया जाता था, महीनों गायब रखा जाता था। तो उस वक्त वो खान साहब के साथ सलमान अकरम राजा साहब खड़े रहे हैं और अभी तक खड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी वकालत तबाह की है सियासत के चक्कर में, और वो उनकी हो गई। उन्होंने अपना प्रोफेशन उनका खराब हो गया, प्रोफेशनल लाइफ उनकी डिस्टर्ब हुई है। इतना आसान नहीं होता। वो बाहर अगर गए हैं तो वो तो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, उनको हार्वर्ड बुलाया गया और पाकिस्तान का उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे मुकदमा रखा पीटीआई का। वो तो पाकिस्तान को, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां पे जमहूरियत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रूल ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को। से ये क्रिटिसिज्म करना बड़ी ज्यादती है। लोगों ने बड़ा सफर किया है, और जो लोग सफर कर रहे हैं बीबी और खान साहब के साथ खड़े में, बेशक वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो, यास्मीन राशिद साहब हो, जो भी हो, उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको हम गिनते हैं, उनके साथ खड़े हैं। सर, लेकिन आप लोगों की आपसी तनकीद काफी बढ़ गई है। जिस तरह जैन कुरैशी साहब सलमान अकरम साहब के साथ मौजूद हैं, उनकी बहन एक दफा मेरे साथ प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट है, लेकिन अब चूंकि वो सलमान साहब के साथ वहाँ मौजूद है बाहर, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि जनाब वो क्यों हैं, वो क्या पीटीआई का हिस्सा हैं जो मौजूद हैं, नहीं है तो उन्हें डी नोटिफाई क्यों नहीं किया गया, ये तनकीद क्यों हो रही है? नहीं, देखें, जो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स थी, जो लोग शो कॉज नोटिस इशू हुए थे, वो इस वक्त पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं। और जब तक किसी की देखें खिलाफ इंक्वायरी कंप्लीट ना हो और उसको उसका डिफेंस का मौका ना दिया जाए, तो आप कैसे किसी को गिल्टी डिक्लेयर कर सकते हैं? अगर सलमान अकरम राजा साहब के साथ वो हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। वो अगर किसी के साथ हैं, वो उनका डिसीजन है, वो पार्टी भी उसी डिसीजन के साथ खड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मैं आपको ये बात बताऊं, देखें, सलमान राजा साहब को क्रिटिसाइज करना या पार्टी के किसी शख्स को क्रिटिसाइज करना, ये बड़ा आसान काम है। हम जो है ना, वो जो राइटिंग, जो एलिफेंट इन द रूम है, इसको इग्नोर करते हैं। ये लोग जो बातें, ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, जरा उनको कहीं इस चीज पे तो बात करें। तो सलमान राजा साहब तो हमारी पार्टी के देखें बड़े अच्छे कमिटेड वर्कर हैं, ही इज लॉयल, ही इज ऑनेस्ट। किसी भी तरह का आसान सवाल करना आसान होता है। उन लोगों की बात करें जो मुल्क में ज्यादती करें, जो इमरान खान को जेल में डाला। बिल्कुल सही, और उम्मीद करते हैं सर ये आपके आपसी इख्तिलाफात भी जल्द खत्म हो जाएं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और गहरी नजर रखते हैं आलमी अमूर पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, भारत की जारहियत, भारत का प्रोपेगेंडा तो एक तरफ, लेकिन अब एक कदम बढ़कर IMF से वो कह रहा है
कि आप पाकिस्तान के कर्जों के ऊपर नजरसानी का मुतालबा करें। आपको लगता है सिंतास का मुतालबा हो, IMF के पास जाने का हो, अब चूंकि सिंतास को भी कोई और फैसिलिटेट करता है, हमें अब मौक़िफ़ या प्लानिंग क्या करनी चाहिए इसके अगेंस्ट? देखें, पाकिस्तान को इकरा इस वक्त बहुत सख्त ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक की जरूरत है। वी शुड बी वेरी अग्रेसिव। हम बात की है कि हम एक हफ्ते 10 दिन के बाद इन चीजों को भूल जाते हैं। आपके सामने जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा इंडिया इन्वॉल्व था, डायरेक्ट वो टेररिस्ट के साथ इनका कांटेक्ट था और उनका वॉर, उनकी मीडिया, उनका सोशल मीडिया, उनकी मीडिया वॉरफेयर चला रहा था टेररिस्ट का जी। क्या हमने उसको एक्सप्लॉइट किया? वी कुड नॉट डू इट। यहाँ पर खुद गलत फॉल्स फ्लैग, चोर पकड़े गया, चोर सब पता चल गया। इवन देन अमेरिकन कह रहे हैं कि जी कि अगर जाना कंट्रोल करें वो स्ट्राइक ताकि वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ ना जाए। आई मीन दिस इज, वी शुड ऑब्जेक्ट टू दिस आल्सो। दिस इज अनडिजायर्ड। आई मीन या तो उनको कहें ठीक है आप प्रूफ लेकर आए एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, देन यू हैव टू डू इट। बट यू कांट से कि जी आप छोटा मोटा इंतकाल करें। वी विल रिस्पॉन्ड वेरी वायलेंटली। द चीफ आर्मी चीफ हैज दैट very clear and we are very determined on this. All conditions worked out. Every inch of area India is covered. हमारे एयर स्क्रैम्बल्ड हमारे हर वक्त जहाज हैं, इनके राफेल छुप गए जाके बिकॉज दे नो कि हमारे पास मिसाइल जैसे हैं जो इनको बियॉन्ड विजुअल रेंज से हम इनको मार सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अभी हम सेट अवे, वी शुड गो टू इंटरनेशनल को, ये वर्ल्ड बैंक के जाके बात करें। IMF वी आर नॉट पुश, ये उनका मैंडेट ही नहीं है। उनकी इकोनॉमिक है, इकोनॉमी है जो पाकिस्तान से डील कर रहा है। आई थिंक हमारा फाइनेंस उनके कर रहे हैं, इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट ये इंडियन मेंटेलिटी आप ये देख लें कि उनकी मेंटेलिटी क्या है। सर, आप मेंटेलिटी की तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता है, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हो, चाहे वो कुलभूषण यादव हो, बलूचिस्तान हो, वी हैव द प्रूफ्स और हमने सबूत रखे भी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, लेकिन हम इंडिया को कटहरे में नहीं ला सके। ये किसकी नाकामी आप समझते हैं? देखिए, ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि आप जब ये चीजें बता रहे हैं तो उसके बाद से वी विल रिस्पॉन्ड, वी विल ऑल्सो गो टू दोज टेररिस्ट जहां सेटअप है इनके, वहां जाके हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे और उनको क्लियर बताएं कि देखें कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, इंडिया इज अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। आप कनाडा देख लें, अमेरिका देखें, पाकिस्तान देखें, बलूचिस्तान देखें, उसके बाद TTP को जो सपोर्ट कर रहा है वो सब देख लें। इसको लेके हमें कम से कम चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, अपने इस्लामिक वाली इस रीजन को तो बताएं कि इसके फॉलो क्या हो सकते हैं अगर इंडिया इस तरह की हरकत करता है। के बताए भी होंगे, लेकिन देन वी हैव टू गो टू चाइना को कॉन्फिडेंस मिले एंड गो टू यूनाइटेड नेशन नाउ। वी शुड गो देयर एंड टेल देम व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड हाउ। और आप इसको बल्कि आप वी शुड से कि RRS को इसको बैन करना चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए एज ए इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लगाते हैं देन दे आर द राइट वंस। क्या वो कर रहे हैं कश्मीर में? क्या वो कर रहे हैं मुसलमानों के? उनको दुकानें बंद करा रहे हैं, कारोबार बंद करा रहे हैं, उनको लिंचिंग कर रहे हैं, घर उड़ा रहे हैं, क्या कुछ चीज छोड़े? मणिपुर में उन्होंने क्या किया क्रिश्चियन के साथ, सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, एंसिलरी मूवमेंट्स में क्या कर रहे हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट में क्या कर रहे हैं। सो वी डोंट बिल्ड द केस, हम इसको करके भूल जाते हैं। वी हैव टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस। आई थिंक इसमें वी लैक एंड नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड वेरी अग्रेसिवली। इस दफा हमारी मीडिया कैंपेन, honestly in our social media campaign has been wonderful. I never saw it. Indians are on the back foot. They accepted. हमारी मीडिया कैंपेन बहुत अच्छी थी। वो सब चल रहे, मोदी टेररिस्ट फॉल फ्लैग ऑपरेशन, सोन तो हैशटैग चल रहे हैं। मीन्स के इंडिया ने खुद एक्सेप्ट कर लिया जर्नल के इस वक्त पाकिस्तान में दे ली, क्योंकि हमने दुनिया को बता दिया कि इंडिया ने कैसे झूठ बोला, कैसे चोर की चोरी पकड़ी, और उसके बाद उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर बता दिए। एंड इंडिया कुड नॉट गिवन वन प्रूफ कि जहां से किधर से ये जो कोई बोतल के अंदर बंद था। जिन हारिस साहब, ये जो हम बिलावल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब जो एतराफात कर रहे हैं, आपको लगता है ये टाइमिंग दुरुस्त है और क्या हम अपनी गलतियों से सीख चुके हैं, तौबा कर चुके हैं? देखिए, हमें जो बात ख्वाजा आसिफ ने बात की है दैट वाज रॉन्ग थिंग। उनको ये बताने की जरूरत थी कि जब रशियंस आए थे तो हमने अफगान्स को, अफगानिस्तान के जो लोग थे उनको अमेरिका ने फंड किया, सब किया, ट्रेन किया ताकि अपने, बट नो टेररिस्ट वर ट्रेंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ट्रेंड, नॉट एट ऑल।
वी डोंट बी अभी 60-70 साल हाफिज सईद जेलों के अंदर, आप बताइए। सो हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या है। वी हैव टू वेरी क्लियर, वी आर नॉट वेरी ऑफेंसिव। फॉर द फर्स्ट टाइम चीफ आर्मी स्टाफ की वजह से इस पर हमने बहुत ऑफेंसिव स्टांस ली है। We have behaved like a nuclear state. We have told every word that Pakistan now they realize that it's a really nuclear state, and that's how we need to behave. जो हमने behave नहीं किया, that is very important. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है भारत को जवाब देने के लिए, और जितना भी प्रोपेगेंडा हो जाए वो मीडिया के जरिए, पाकिस्तानी कौम के जरिए और फौज के जरिए ज़रूर बेनकाम होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।